हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जयप्रकाश पावर को लेके, जिसको बोलते हैं जेपी पावर। एक पावर इंडस्ट्री से स्टॉक बिलोंग करता है, उसकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं अब उसके फाइनेंशियल्स क्या है, क्या ये एक ऐसा स्टॉक है जो पेनी स्टॉक है और आने वाले टाइम में एक फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकता है। 6 रुपीज पे भी ये ट्रेड हो रहा है, कहां तक जा सकता है उस सबके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1994 से, जब जयप्रकाश एसोसिएट कंपनी बनाई जाती है जेपी पावर, जिसको बोला जाता है। और जेपी पावर जो है वो जेपी ग्रुप के अंडर ही एक कंपनी आती है। तो जेपी ग्रुप आपने सुना होगा, जेपी ग्रुप रियल एस्टेट में भी है, हेल्थ केयर में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, काफी डिफरेंट सेक्टर्स में है। उसी में से पावर इंडस्ट्री में जो जेपी है उसको ये बोलते हैं जेपी पावर। तो जेपी पावर 1994 से स्टार्ट होती है। अब यहां पर होता है क्या कि जब 2007 में एक स्टॉक मार्केट में बुल रन आता है तो सारे स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। उनमें से ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो प्राइसेस जब यहां से चढ़ने स्टार्ट होते हैं ये ऊपर जाते हैं, और ये टाइम होता है 2008 में। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, यहां पे एक फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008 के अंदर, जब सारी स्टॉक मार्केट, वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट गिरी थी। जब यूएस से क्राइसिस स्टार्ट हुए थे, बैंकिंग क्राइसिस, जिसको बोला जाता है कि बैंक सारे कोलैप्स हो रहे हैं, बैंकों के पास पैसा नहीं है, तो वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट्स गिर गई थी, इंडिया की भी गिरी थी और सारे स्टॉक्स गिरे थे। तो ये स्टॉक भी 2008 में यहां पे गिरता है। टाइम होता है 2008 का, और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 120-130 के लेवल से गिरता 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 वापस ऑलमोस्ट 20-25 रुपीज तक आ जाता है। फिर से जब मार्केट स्टार्ट होती है 2009 में, थोड़ा सा ऊपर जाता है ऑलमोस्ट 80-90 रुपीज से, बट उसके बाद ये आज तक आपको नीचे ही मिला है स्टॉक। थोड़ा सा इसमें अप डाउन जरूर आता रहा है पिछले कुछ टाइम के अंदर, पिछले 1 से 2 साल के अंदर। आप इसमें देख सकते हैं वॉल्यूम की मूवमेंट बहुत ज्यादा आई है यहां पे। जब सारी मार्केट यहां से रिकवर हो गई 2008-9-10 के बाद, बट ये स्टॉक अभी तक रिकवर क्यों नहीं हो पाया, क्या चैलेंजेस हैं, पहले उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, फिर ये समझते हैं कि स्टॉक अब कहां जा सकता है, क्या वो चैलेंजेस क्लियर हो चुके हैं। तो इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ कुछ बीच बीच में आपको चीजें बताता रहूंगा। अगर आप हाफ वीडियो देख के चले जाएंगे ना तो आपको लगेगा बहुत पॉजिटिव है या फिर बहुत नेगेटिव है। तो इसलिए पूरा वीडियो 10 से 15 मिनट का देखिएगा जरूर। तो जो कंपनी की तरफ से चैलेंजेस बताए जाते हैं, पहला चैलेंज ये होता है कि डेब्ट्स बहुत सारे हो गए हैं कंपनी के पास, जो वो डेब्ट्स पे बैक नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि ये पावर बिजनेस है, और पावर बिजनेस में बहुत सारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इन्होंने जगह जगह पावर के प्लांट्स लगाए, इलेक्ट्रिसिटी जो बनाते हैं, बट उसके लिए कैपिटल बहुत चाहिए होती है। तो वो कैपिटल इन्होंने बैंकों से लोन लिया, और अब वो क्राइसिस आने के बाद वो वापस नहीं दे पा रहे हैं। वो एक रीजन बताया गया। दूसरा रीजन ये बताया गया रेगुलेटरी इश्यूज। रेगुलेटरी इश्यूज मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे नियम लगा दिए गए पावर कंपनीज के ऊपर, जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहे। उसके बाद तीसरा चैलेंज ये बताया गया कि इनके जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उस वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहे। चौथा जो चैलेंज बताया गया कंपनी की तरफ से, ये बताया गया कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स कुछ आ जाती हैं कंपनी में, जिस वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या है? टेक्निकल प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं कि उसकी वजह से इनको कुछ प्लांट्स अपने बंद करने पड़ गए। ये कोई छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 रीजंस कंपनी ने बताया। अब इन 4 रीजंस पे हम फोकस करते हैं और ये देखते हैं कि अब कंपनी कहां है, कंपनी के डेब्ट्स कहां है, कंपनी की टेक्निकल प्रॉब्लम्स कहां है, कंपनी के रेगुलेटरी इश्यूज कहां है, और कंपनी के बर्डन्स कहां पे चल रहे हैं अभी। तो जो कंपनी ने प्रॉब्लम्स बताई, इसका मतलब वो प्रॉब्लम्स तो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, वो ऐसा नहीं कि कंपनी के साथ ही हुई हैं। सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम मैं बोलूंगा, अदरवाइज रेगुलेटरी इश्यूज, डिमांड नहीं होना, कंपटीशन बढ़ जाना, तो ये सब तो एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो बाकी पावर कंपनीज के साथ भी रही होंगी। तो अगर मैं आपको एनटीपीसी दिखाऊं, यहां पे टाटा पावर दिखाऊं, पावर ग्रिड दिखाऊं, टोरेंट पावर दिखाऊं, अगर मैं इसका चार्ट देखूं इस वक्त एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी भी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आने वाली है। अगर मैं दूसरी कंपनी टाटा पावर देखूं, तो टाटा पावर ऑलरेडी यहां पे ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। तो उसके बाद पावर ग्रिड अगर हम देखें यहां पे, तो पावर ग्रिड जो कंपनी है वो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है और बहुत ही स्मूथली ऑन दी अपसाइड चल रही है। उसके बाद अगर हम टोरेंट पावर देखें, टोरेंट पावर अगर हम देखें, ये कंपनी भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। तो ये सब कंपनी भी तो पावर सेक्टर से बिलोंग करती हैं, इन सब के साथ भी तो कॉमन प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। ऐसा क्या है कि इनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही? एक डाउट आता है ना दिमाग में। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं यहां पे जो कंपनी बोलती है, कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इनका थर्मल पावर, फिर हाइड्रो पावर, सीमेंट, कोल माइनिंग और सैंड माइनिंग। तो अगर आप थर्मल पावर देखें तो ये कितनी बिजली बनाते हैं इस थर्मल पावर से, वो यहां पे मेंशन किया गया है 500 मेगावाट। आप यहां पे देख सकते हैं 500 मेगावाट फेस 1 ऑफ 1200 मेगावाट। सो टोटल 1200 मेगावाट्स और 1320 मेगावाट्स भी है यहां पे। सो हम 1200, 1300 और यहां पे जो हाइड्रो पावर बताया गया है वो 400 मेगावाट्स बताया गया। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये सेक्टर कितना बड़ा है,
उनमें से 500 मेगावाट सही, देखिए मैं और आप पावर इंडस्ट्री से नहीं है तो हमें तो नहीं पता कि पावर 500 मेगावाट्स कितना बड़ा नंबर होता है, वो मैं आपको दिखाता हूं यहां पे। अगर हम 500 मेगावाट्स का नंबर देखना चाहें तो एक दूसरी कंपनी से यहां पे कंपेयर कर लेते हैं। कंपनी देखते हैं, लेट्स से एनटीपीसी। एनटीपीसी कितना पावर मेगावाट बनाती है, तो अगर आप एनटीपीसी को देखें यहां पे 63,000 मेगावाट्स बनाती है, 63,000 मेगावाट्स। वहां पे ही दूसरी कंपनी इसी सेक्टर से 500 मेगावाट्स बना रही है आज की डेट में भी। कितना बड़ा गैप है इन दोनों के अंदर। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आगे देखने की कोशिश करते हैं। कंपनी के बुक वैल्यू देख रहे हैं, 15 रुपीज के आसपास बुक वैल्यू बताई जा रही है। वेरएज अगर मैं आपको कंपनी का भी स्टॉक का करंट प्राइस दिखाऊं तो वो 6 रुपीज के आसपास चल रहा है अभी, तो बुक वैल्यू से भी नीचे है प्राइस। तो ये तो काफी अच्छी बात है कि अभी भी प्राइस बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। टोटल एसेट्स अगर हम देखें, कंपनी के पास 17,000 करोड़ के एसेट्स हैं। अगर आज एक कंपनी बिक भी जाए तो 17,000 करोड़ के एसेट्स हैं, और कंपनी की मार्केट कैप चल रही है 4,000 करोड़। तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, ये मार्केट कैप बढ़नी चाहिए, और अगर मार्केट कैप बढ़ेगी तो स्टॉक प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। बट अभी इस चीज पे मैं तभी आपको बोल रहा हूं पूरा वीडियो देखिएगा सो दैट आपको पता चले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। और आगे चलते हैं, अगर हम इसके थोड़ा सा यहां पे एक्सपेंसेस देखें, जो इन्होंने बोरोइंग सबसे बड़ा रेज किया है कंसर्न कि हमारे बोरोइंग्स बहुत ज्यादा हो गए थे। अगर हम इनकी बोरोइंग्स देखें तो 17,000, 23,000, 27,000, 32,000 बोरोइंग्स होती थी, जो गिर के पिछले 3 से 4 सालों में आज 4,761 की बोरोइंग आ गई है। यही चीजें आप देखते हैं ना, ऐसे ही एनालाइज किया जाता है ना कंपनी को, बट ये एक सही तरीका नहीं है। कंपनी को पूरा डिटेल में देखना चाहिए, तभी हम, क्योंकि आप लोग हो सकता है यूट्यूब पे वीडियो सुन रहे हो, फेसबुक पे सुन रहे हो, और के भी सुनते होंगे, वो भी कह रहे होंगे कंपनी के डेप्स खत्म होते जा रहे हैं, कंपनी बहुत ऊपर जाने वाली है। सिर्फ एक एंगल से नहीं, हमें सब एंगल से कंपनी को जज करना चाहिए। तो बोरोइंग्स जरूर गिर रही है, बुक वैल्यू जरूर कंपनी की अच्छी है, एसेट्स जरूर कंपनी के अच्छे हैं। अगर उस वजह से हम देखें तो कंपनी यहां पे जो इंटरेस्ट पे कर रही थी वो इंटरेस्ट भी कंपनी का गिरता जा रहा है, क्योंकि जब बोरोइंग्स लोन खत्म हो जाएंगे तो कंपनी का इंटरेस्ट जो पहले 2,000 करोड़ के आसपास जाता था साल का, अब वो गिर के 500 करोड़ पे आ चुका है, विच इज अगेन अ गुड सिग्नल। तो जितना ये नंबर कम होगा वो नेट प्रॉफिट में वो नंबर आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पे काफी सारे अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स लिख रहे हैं ना आपको कंपनी में। अब मैं आपको और पिक्चर दिखाता हूं। ये देखिए सेल्स कंपनी की आप देख रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप देख रहे हैं सेल्स इस वक्त कंपनी की हाईएस्ट चल रही है। आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट यहीं पर मैं आपको बोलता हूं, देखिए हर साल इंक्रीज भी हो रही है। ये 32 थी, 33 हुई, 46 हुई, 57 हुई। इट इज गुड, बट इसको इस तरीके से भी जज करिए, ऑलमोस्ट इतनी सेल, जब हाईएस्ट सेल हम बोलते हैं हमें यह भी देखना चाहिए, हाईएस्ट सेल तो यहां भी आई थी 2015 में, जब ये 16, 25 और 28 की सेल करती थी, फिर 41, 41, 46, 48 की भी सेल हुई, तो ये भी तो हाईएस्ट नंबर थे। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी का फिर से स्टॉक प्राइसेस गिर गए। तो आप समझ रहे हैं यहां हो क्या रहा है, सेल्स बढ़ रही हैं बट एक कंसिस्टेंसी नहीं है यहां पे सेल्स में। मुझे वो नहीं दिख रहा कि सेल्स, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि आपकी शॉप पे कोई आ रहा है राशन का सामान लेने या जूते चप्पल खरीदने। ये एक पावर कंपनी हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो 20-20 साल, 25-25 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये किस तरीके की सेल है कि किसी साल तो वो 2-3 साल 3,000, 5,000, 8,000 पे चले जाती है और फिर से गिर के 2,000, 1,500 पर आ जाती है, और ये 1-2-3 साल के अंदर ही हो जाता है ऐसा। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत लंबे होते हैं। तो ये मुझे देख के जरूर आपको हो सकता है अच्छा लग रहा हो, मुझे नहीं लग रहा यहां पर। अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी, अगर सेल्स बढ़ रही है तो नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, बट नेट प्रॉफिट देख रहे हैं आप, नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है यहां पे। सेल्स पिछले 4 सालों से बढ़ रही हैं, बट नेट प्रॉफिट जो माइनस में था, पॉजिटिव जरूर आया 281, उसके बाद फिर गिर गया 105, अब फिर गिर गया 55। सेल्स बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, दो अलग डायरेक्शंस, मुझे नहीं समझ में आता। मैंने आपको पॉजिटिव भी दिखाया, मैं आपको नेगेटिव भी दिखा रहा हूं। दिस इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर नेट प्रॉफिट कंपनी का नहीं बढ़ रहा तो इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन हो सकता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस यहां पे काफी ज्यादा हो रहे हैं, और विच इज राइट। अगर हम देखें कंपनी के एक्सपेंसेस 13, 15, 29 के आसपास वो बढ़ के 4,066 के हो चुके हैं। अब ऐसा क्या हो रहा है, कंपनी में इतने एक्सपेंसेस क्यों बढ़ गए हैं, तो उसका भी मैं आपको रीजन दिखा देता हूं। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देख रहे हैं, कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना पैसा लगता है। जो कंपनी को आज से 5 साल 10 साल पहले तक मैन्युफैक्चरिंग वो 15, 16, 20, मैक्सिमम 33% पे कर लेती थी, 50% तक भी, आज वो मैन्युफैक्चरिंग 78 और 76% पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मतलब कंपनी का जितना रेवेन्यू आ रहा है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द रेवेन्यू इज गोइंग इन मैन्युफैक्चरिंग, और यही मैन्युफैक्चरिंग आज से 5 साल पहले 20-30% पे हो जाती थी। जैसा कि अभी हमने देखा, इनका मेन जो बिजनेस है वो पावर बिजनेस है।
पावर बिजनेस में जो मार्जिन होते थे कंपनी के वो 45 टू 30% के मार्जिन होते थे, जो गिर के 30 से 1% आ गया और अब 23% पे आ चुके हैं पिछले 2 सालों के अंदर। सिर्फ सेल्स बढ़ रही है, बोरोइंग्स कम हो रही है, बट एक्चुअल में उसका नेट हाथ में क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं। मार्जिन और गिर गए, नेट प्रॉफिट और गिर गया। जब मैंने इस कंपनी की पूरी बैलेंस शीट पढ़ी ना, मुझे उसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं देखने को मिला जिसमें कंपनी ने ये बताया कि हम कितना ग्रो करने वाले हैं। उनकी पूरी बैलेंस शीट सिर्फ कंसर्न से भरी हुई थी, हमारा ये कंसर्न है, हमारा वो कंसर्न है। चलिए एक और कंसर्न मैं इनके दिखा देता हूं आपको। यहां पे कंपनी बोलती है मेजर रीजंस फॉर स्ट्रेस इन पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में काफी मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन क्या है कि हमें रेगुलर फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रही। अगर आपको रेगुलर फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रही तो बाकी पावर कंपनीज कैसे चल रही हैं? उनको तो फ्यूल की सप्लाई हो रही है। दूसरा, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स। मतलब इनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के नहीं हो पा रहे हैं। क्या ये बात सही है? चलिए मैं इन्हीं की आपको बुक्स में दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी क्या बोलती है, हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं 25 ईयर्स के हैं, वैलिड फॉर 20 ईयर्स हमारे एग्रीमेंट्स हैं। हमारे जो पीपी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं ये 20 टू 25 ईयर्स के हो रहे हैं। एक तरफ वो ये बोल रही है हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रही है कि पावर सेक्टर में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो लैक ऑफ पावर के एग्रीमेंट्स की वजह से हो रही है। तो ये भी मुझे उनका पॉइंट्स वैलिड नहीं लगा, ना कि लैक ऑफ फ्यूल सप्लाई मुझे उनका वैलिड लगा। तीसरा पॉइंट वो बोलते हैं कि हमें जो पावर प्रोक्यूरर है नॉट एबल टू पे ऑन टाइम, मतलब जो हमें गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है वो भी हमें टाइम पे नहीं मिल रहा। तो ये तो स्टेट्स के ऊपर पूरे प्रॉब्लम खड़ा कर रही हैं। यहां पे ये बोलते हैं कि हमें लोन्स मिलने में दिक्कत हो रही है, आपको लोन्स मिलने में दिक्कत हो रही है, जिसके सबसे ज्यादा डेब्ट्स थे और अब वो डेब्ट्स पेबैक भी कर रही है, उसको लोन मिलने में दिक्कत हो रही है। आई हैव ए डाउट हियर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे बताते हैं स्लो ग्रोथ इन पावर डिमांड। पावर डिमांड में स्लो ग्रोथ। पावर सेक्टर इज वन ऑफ द वेरी ग्रोइंग सेक्टर। इफ यू वांट आई कैन, बिकॉज जितनी भी मैं बातें करता हूं मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में बातें करता हूं। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ये देखिए, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट का डेटा है जो बोलती है कि इस वक्त इंडिया एज ए कंट्री 3rd नंबर पे आती है पावर सेक्टर का जो कंजम्पशन, जो प्रोड्यूशन है। आफ्टर चाइना एंड यूएस हम 3rd नंबर पे वर्ल्ड पे आ रहे हैं पावर में, और वहीं पर जेपी पावर बोल रही है कि प्रोडक्शन में डिमांड नहीं है। ये देखिए, आप यहां पे देख सकते हैं किस तरीके से हर साल पिछले 10 सालों से डिमांड्स है। ये सब गवर्नमेंट की वेबसाइट का डेटा है। तो जब भी आपको कोई चीजें बताई जाती है उनको वेरीफाई जरूर करिए, राइट? बैलेंस शीट में वो चीजें बताई जा रही है, बट कितनी वो सही है वो वेरीफाई करना हमारा फर्ज है। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर मैं आपको उनकी सैलरी दिखाऊं यहां पे, ये देखिए उन्होंने सैलरी में कट लिया है, विच इज अ गुड पार्ट कि अगर कंपनी ग्रो नहीं हो रही तो हम अपनी सैलरी डिक्रीज कर देते हैं। अच्छी बात लगी ना आपको सुन के? उसकी भी मैं आपको यहां पे डिटेल्स दिखाता हूं। देखिए कंपनी के जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी सैलरी होती है 3 करोड़ 24 लाख के आसपास, और वो यहां पे कट लेके 2 करोड़ 37 लाख सैलरी लेते हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट 40 से 50 1 करोड़ का कट लिया, अच्छी बात है। दूसरा भी जो डायरेक्टर यहां पे मैं आपको दिखाता हूं उनके साथ भी ऐसी हुआ। उनकी जो सैलरी है यहां पे ऑलमोस्ट 2 करोड़ 26 लाख से लेकर उन्होंने भी सैलरी में कट लिया यहां पे अपना, और 1 करोड़ 78 लाख की सैलरी ले रहे हैं यहां पे। सैलरीज में कट ले रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, इनकी पूरी सैलरी दिखा देता हूं फिर मैं आपको। ये देखिए, ये इतने जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये उनकी सबकी सैलरी मैं आपको दिखा रहा हूं जो पहले, और ये लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट से मैं आपको दिखा रहा हूं। 2 करोड़ 57 लाख, ऑलमोस्ट 2 करोड़, 1 करोड़ 44 लाख, 91 लाख, 74 लाख, 50 लाख, 51, 45 लाख, 45 लाख। ये 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और अगर मैं इन 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही सैलरी गिनूं तो ऑलमोस्ट 15 से 20 करोड़ रुपए की तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सैलरी है, जो कि नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सैलरी में जा रहा है। अभी तो बाकी एंप्लॉइज हमने काउंट ही नहीं करे। अब आपको लग रहा होगा हो सकता है इतनी ही सैलरी होती हो, 2 करोड़ 3 करोड़ या 5 करोड़, राइट? इस सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है मैं उसका भी आपको दिखा देता हूं, वो है एनटीपीसी, जो कि अभी हमने देखा 63,000 करोड़ का यहां पे काम करती है। उनके चेयरमैन की सैलरी है 1 करोड़ 40 लाख रुपीस, 1 करोड़ 40 लाख रुपीस, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास। और यहां पे जेपी पावर जो डेब्ट से घिरी हुई है, स्टॉक्स खत्म हो चुके हैं, प्लांट्स उनके बंद हो रहे हैं, उनकी सैलरियां अभी भी 3-3 4-4 करोड़ रुपए पे चल रही है, जिन कंपनी नेट प्रॉफिट में भी नहीं आ रही। समझ रहे हैं आप? तो सिर्फ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने अपनी सैलरी में कट लिया, एक बार चेक तो करिए बाकी की इतनी सैलरी है। ये तो उस तरीके से हो गया कि पहले टमाटर को प्राइसेस 200 रुपए पर केजी ले जाओ और फिर 200 से 100 ले आओ और फिर बोलो देखो टमाटर सस्ता हो गया हर जगह। टमाटर अभी भी महंगा है,
आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? टमाटर 40 रुपए का मिलता था, अब 100 पे आ गया, अभी भी महंगा है। तो गाइज आई होप आपको कुछ लर्निंग्स मिल रही होंगी इन वीडियो से। शेयर करिए इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। मुझे बताइएगा कमेंट में किस तरीके से आपको लर्निंग मिली। मुझे अभी भी ये स्टॉक थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है। 6 रुपीज प्राइस से हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। प्राइस इज द ओनली फैक्टर जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है रिटेल इन्वेस्टर से। आपको लग रहा है 6 रुपए का ही तो स्टॉक है, कितना गिरेगा। ये 1 रुपए से भी नीचे जा चुका था एक टाइम पे स्टॉक। मुझे अभी भी 6 रुपए पे भी ये स्टॉक कॉस्टली लग रहा है। मैं शायद इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ये मेरी एक पर्सनल कॉल है, बट कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई थिंक आपको काफी लर्निंग्स देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।